सभी को सादर नमस्कार। पुनः आपका स्वागत है। पिछली चर्चाओं में हमने वास्तु का परिचय प्राप्त किया, शास्त्रगत और सैद्धांतिक। किस प्रकार से मेरे गुरुओं का मेरे साथ आशीर्वाद रहा, उन सब के माध्यम से ये जो प्रेरणा प्राप्त हुई, ज्ञान हुआ, और आज आपके बीच में उस ज्ञान को, उस अविरल धारा को बनाए रखने के लिए पुनः प्रयासरत हूँ। जब हम वास्तु से परिचित हो गए, हमने सारा उसके सैद्धांतिक पक्षों को समझ लिया, तो हमारे सबसे पहले एक बात जहन में आती है कि हम ऐसे अच्छे और सुंदर वास्तु का जो हमारे जीवन काल के लिए सुख समृद्धिदायक स्वास्थ्य प्रदायक हो, उसका हम चयन किस आधार पर करें, उसके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। वो एक सामान्य व्यक्ति, वैसे तो किसी भी चयन के लिए मैं हमेशा से यही निवेदन करूंगा कि आप अपने क्षेत्र, अपने आसपास के क्षेत्र में जो भी आपके लिए योग्य कुशल मार्गदर्शक हों, उनकी आप सेवाएं, उनकी आप व्यवस्था रखिए। लेकिन यदि हम किसी ऐसे योग्य व्यक्ति के पास नहीं जा सके या उनकी सेवाएं प्राप्त नहीं कर सके, तो कम से कम हम एक प्रथम दृष्टया जो वास्तु के चयन में चीज़ें होनी चाहिए, वो मैं आज आपको इस एपिसोड के माध्यम से बताता हूँ। वास्तु चयन के मामले में चूँकि इसे भी और स्पष्ट कर देना बेहतर होगा कि दो प्रकार से बातें आती हैं। एक तो हम है कि हम भूखंड का चयन किए और उसके उपरांत हमने उस पर निर्माण कार्य आदि अपने संपर्क कराए। वैसे ही आज फ्लैट की संस्कृति बढ़ते जा रही है। फ्लैट्स के आधार पर भी हम बात कर सकते हैं, तो हम दूसरे एपिसोड्स में फ्लैट के बारे में विषय में जाएंगे। आज के इस एपिसोड्स में मेरी पहली आपको प्रथम दृष्टया कि वास्तु को चयन करने में सबसे पहले ये सामान्यतः बात आती है कि किस फेसिंग का प्लॉट लिया जाए। कई लोग इस फेसिंग के मामले में, तो पहले सबसे पहला बिंदु फेसिंग किस व्यक्ति की या प्लॉट की, ये दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन्स होते हैं। बहुत सारे लोग हम जिस तरफ मुंह करके खड़े हो रहे हैं उसको मानते हैं या भूखंड का। तो इसको पहले आपको क्लियर कर दूं कि फेसिंग का मतलब होता है किसी भी मुख, भूखंड का मुख। तो आप जब भूखंड के अंदर खड़े हों और आप रास्ते की तरफ मुंह करके खड़े हों, अपने जिस भी तरफ आपका मुख्य रास्ता है उस तरफ का जो आपका मुख है आप व्यक्ति का, उसको हम उस भूखंड का मुख मानते हैं, मतलब उसका फेसिंग मानते हैं। मतलब यदि आप किसी प्लॉट के मध्य में खड़े हैं और आपका मुख पूर्व की तरफ है, आपका मुख पश्चिम की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, आपका मुख दक्षिण की ओर है, तो वो ही आपके प्लॉट का मुख माना जाएगा। इस वास्तु चयन में सबसे पहली बात प्राथमिक दृष्टि से हमारी दिशाओं की आती है। दिशाओं का पूरा खेल है, दिशाओं के माध्यम से ही हमें ऊर्जाएं और सारी चीज़ें हमें प्राप्त होनी है। तो उन दिशाओं के चयन में मैं इस बात को भी निर्देश कर दूं कि कोई भी दिशा ईश्वर की दया से कहीं भी बुरी नहीं है। किसी भी मामले में हम कई बार बहुत लोगों के मुंह से अरे नहीं साहब दक्षिण मुखी कदापि मत लीजिएगा, नहीं, मैं सबसे पहली बात अपनी आज इस दक्षिण मुखी प्लॉट के चयन के हिसाब से ही बात करूँगा। दक्षिण मुखी प्लॉट भी बहुत हद तक बहुत मामलों में शुभ होते हैं, समृद्धि प्रदायक होते हैं और आपको आपकी इमेजिनेशन से ऊपर जाकर बियॉन्ड योर इमेजिनेशंस वो आपको रिजल्ट्स देने में सक्षम होते हैं। लेकिन साउथ फेसिंग प्लॉट्स में कंडीशन अप्लाई फर्स्ट कि आप किसी भी प्रकार से इतने स्वतंत्र नहीं हो पाते कि आप छोटी मोटी सामान्य गलतियों को इग्नोर कर दें या ध्यान ना दें या बहुत सुपरफिशली कैजुअली लेके हम उनके निर्माण कार्य कराएं। ये गलती से भी हमारे पास वो आज़ादी साउथ फेसिंग प्लॉट्स में स्पेशली नहीं होती। साउथ फेसिंग प्लॉट्स के लिए हमको बहुत सावधानी पूर्वक उसे हैंडल करना होता है। हम उसके मामले में जहाँ वो सुख समृद्धि प्रदायक भी है, बहुत अधिक अनुपात में अच्छी स्थितियाँ हमें मजबूतियाँ दे सकता है, लेकिन वहाँ पे गंभीरताएं भी उतनी ही अधिक है। इसलिए एक सामान्य जनता जनार्दन के लिए, एक सामान्य गृहस्थ के लिए इस बात की ये मान्यता ऋषियों के द्वारा व्यवस्थाएं दी गई हैं कि दक्षिण मुखी प्लॉट निवास के निमित्त यथा संभव उपयोग में कम लेने चाहिए। कमर्शियल, फैक्ट्रीज, उद्योग, जो जितने भी स्वरूप के बाकी अन्य संस्थान हैं, उन सब के लिए ऐसा नहीं है कि हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। बस शर्त ये है कि हम उसको सही ढंग से निर्माण कार्य में उन त्रुटियों से बचाते हुए उसका प्रॉपर निर्माण करें। दूसरे नंबर पर हम वेस्ट फेसिंग लें, चाहे हम नॉर्थ फेसिंग लें या ईस्ट फेसिंग लें, इन तीनों फेसिंग्स में हमारी किसी भी प्रकार से कोई समस्याएं, कई लोगों का ये मान्यता है, शास्त्रगत भी कुछ जगह पर कुछ आधार ऐसे मिलते हैं कि
ब्राह्मणों के लिए ये, क्षत्रियों के लिए ये, वैश्यों के लिए ये, शूद्रों के लिए ये, इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था के आधार पर भी कुछ समीकरण को बनाया गया। लेकिन यहाँ पर ये वर्ण व्यवस्था हो चाहे जातिगत व्यवस्थाएं हो, ये केवल कर्मगत आधार पर हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से आप अपने जन्मानुसार जो जातिगत है इन्हें आप कदापि ना लें, क्योंकि शास्त्र में हमारे पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से, हमारे पुराने वैदिक कालीन व्यवस्थाओं के हिसाब से हमारे यहाँ ये व्यवस्था रही है कि हमने हमेशा कर्मगत आधार को जातिगत आधार माना। हमने कभी भी जन्मगत जातिगत आधार को नहीं माना। ब्राह्मण स्कॉलर को माना जाता है, विद्वान को माना जाता है। यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं कि वो शास्त्रगत गोत्रगत ब्राह्मण केवल मात्र हो। तो इसलिए आप ईस्ट फेसिंग, वेस्ट फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग, कोई भी फेसिंग का प्लॉट आप चयन कर सकते हैं। ये हो गई दिशाओं की बात। दिशाओं के उपरांत अगर हम दूसरे नंबर पर आते हैं तो प्रथम दृष्टया हमको ये देखना चाहिए कि वो प्लॉट जिस भी फेसिंग का है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूँ कि सपोज आपका प्लॉट उत्तरमुखी है। अगर उत्तरमुखी है तो आपको प्रथम दृष्टया ये देखने में आना चाहिए कि आपके प्लॉट के भूखंड की जगह पर आप जब पहुँचते हैं, खड़े होते हैं, तो क्या प्लॉट का ढलान दक्षिण से उत्तर की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, या विपरीत दिशा में है। किसी भी प्रकार के ऐसे ढलान को हम बहुत सूक्ष्मता से ज़रूर ध्यान दें। यदि किसी कॉलोनाइज़र के द्वारा, डेवलपर के द्वारा बाकायदा उस प्लॉट की व्यवस्थित कटिंग की गई है, आप किसी कॉलोनी में व्यवस्थित रूप से भूखंड को प्राप्त कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक समतल भूमि आपको मिलना एक बहुत सामान्य सी बात है। वहाँ पर कोई आपको ढलान सामान्यतः देखने में नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपकी भूखंड किसी कृषि भूमि से निकली हुई एक खंड मात्र है या किसी अन्य प्रकार का स्वतंत्र भूखंड है, तो ऐसे सामान्य ढलान एक स्वाभाविक रूप से हमें देखने के लिए कई बार प्राप्त हो जाते हैं। इन सभी मामलों में, चाहे वो पूर्व हो, चाहे वो पश्चिम हो, तो चाहे उत्तर हो, भूखंड की दिशाओं के चयन में भी और भूखंड की दिशा को ध्यान रखने के लिए भी, यदि आपके पास, यदि सिंपल आज आप सोशल मीडिया के माध्यम से कंपास वगैरह आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप अपने कंपास के थ्रू दिशाओं का एक प्रारंभिक ज्ञान समझ सकते हैं कि ये किस फेस का है और किस रूप में है। मोबाइल में कंपास के अलावा सामान्य जो मार्केट में अवेलेबल आपके दिक् सूचना यंत्र होते हैं, उनके माध्यम से भी उसका उपयोग किया जा सकता है। और वो भी संभव यदि नहीं है तो कभी भी आप प्लॉट देखने अगर जाते हैं तो आप अपने प्लॉट पर सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पर ज़रूर पहुंचिए, जिससे कि आपको कम से कम पूर्व या पश्चिम का आकलन बहुत आसानी से और बहुत सही और सरल रूप से मिल जाएगा। यदि प्लॉट पूर्वमुखी है तो सदैव ध्यान रखिए कि आप अगर उत्तर की ओर, पूर्व की ओर मुख करके खड़े हुए हैं तो आपके बाएं हाथ में सदैव उत्तर होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए, वैसे ही आप पश्चिम की ओर मुख करके खड़े हुए हैं तो आपके दाएं और बाएं, आपके उत्तर और दक्षिण किस प्रकार से होंगे ये आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। इन सारी दिशाओं के बाद में आप ये ध्यान रखें कि जो प्लॉट का ढलाव की मैंने बात करी, सदैव ढलाव जो होता है वो उत्तर में ढलान रहे, पूर्व में ढलान रहे, ये सदैव अच्छा माना जाता है। दक्षिण में या पश्चिम में ढलान बहुत नहीं हो, समानुपात में हो तो भी चलेगा। यदि अधिक होगा तो वो आपके लिए हानिकारक सिद्ध होगा, क्योंकि इसमें ये बहुत फिर लंबा विषय हो जाएगा कि सभी ढलानों के अलग अलग परिणाम होते हैं। सभी परिणाम अलग अलग प्रकार से, किसी में आपको शत्रुओं की वृद्धि मिलती है तो किसी में आपको अनावश्यक हानियाँ मिलती हैं, किसी में अनावश्यक खर्च मिलते हैं तो किसी में अनावश्यक कोई और परेशानियाँ मिलती हैं। हमारे हर प्रकार से, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, धन हो, किसी भी प्रकार से अलग अलग रूपों में हमें उन ढलानों के वजह से भी तकलीफ़ें मिलती। इसके बाद ये ढलान के साथ साथ अब जब हम प्राथमिक दृष्टिया देखते हैं कि हाँ साहब ये ढलान उपयुक्त है या ये ढलान विपरीत है, इसके आधार पर हमने एक बिंदु को पार कर लिया, हमने दिशा देख ली, हमने उसका ढलान देख लिया, ये समझ लिया। तीसरे बिंदु पर अगर हम सामान्यतः जाएं तो हमारा ये दृष्टिकोण होना चाहिए कि उसके आकार में किसी प्रकार की विषमता तो नहीं है। उसके आकार में विषमता का मतलब ये होता है कि कई बार कुछ प्लॉट्स ऐसे होते हैं जो आड़े या टेढ़े होते हैं, या आगे का भाग बड़ा, पीछे का भाग छोटा। इसको सामान्यतः आजकल जितने भी प्रॉपर्टी डीलर्स हैं या अन्य लोग हैं वो गौमुखी, सिंहमुखी, इस आधार पर बहुत ज़्यादा उसको प्रचलन में करते हैं कि अरे साहब बहुत शुभ है, बहुत अच्छा है।
लेकिन ऐसा नहीं है। गौमुखी या सिंहमुखी शास्त्रगत उनका उल्लेख ज़रूर है, लेकिन गौमुखी और सिंहमुखी को आप सार्वभौमिक सिद्धांत बना के उसको हर जगह एप्लीकेबल नहीं कर सकते, वो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, उसमें चूँकि गौमुखी में आगे के लिए अगर आप मांगें या सिंहमुखी में आगे, तो किसी भी भाग का, सामने का भाग या पीछे का भाग विस्तारित कितना है और किस दिशा में विस्तारित है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ गौमुखी और सिंहमुखी बोलने मात्र से नहीं होता। अगर आपका वो भाग, वो दिशा उत्तर और पूर्व की है और वो विशेषकर वो भी उत्तरमुखी होते हुए यदि वो आगे से विस्तारित है और पीछे से सकरा है, तो वो आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा। लेकिन अगर वही चीज़ विपरीत है कि दक्षिण या पश्चिम की तरफ से वो विस्तारित है और बढ़ा हुआ है, तो वो कदापि आपके लिए श्रेष्ठ साबित नहीं होगा, चाहे वो कितना भी अच्छी लोकेशन पे हो, चाहे वो कितनी अच्छी महंगी सोसाइटी में हो। अब इस गौमुखी और सिंहमुखी के साथ साथ आकारगत में 2, 4, 5 महत्वपूर्ण और चीज़ें मैं आपको सामान्य बता दूं कि कभी भी आकारगत रूप में जब आप चीज़ों को देखते हैं तो कोई एक भाग भी ज़रूरी नहीं है कि बराबर पूरा, कोई एक दिशा से वो टेढ़ापन तिरछापन बढ़ते जा रहा है और अंत तक वो पूरा जा रहा है। मतलब पीछे का भाग मान लीजिए 30 फीट की चौड़ाई का है और सामान्यतः आगे तक वो भाग 45 फीट में बदल रहा है, मतलब 15 फीट का आपको विस्तार आगे के भाग में मिल रहा है। तो ये 30 से 45 फीट के 15 फीट के पूरी की पूरी जो रेंज हुई या जो पूरा का पूरा एक कटा हुआ, ये भी विस्तारित होना, अलग अलग ज्यामिति आकार की जो संरचनाएं हमारे सामने आई, इसमें हमको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है कि वो ज्यामिति आकार की संरचनाएं किसी भी मामले में ये ध्यान रखें कि श्रेष्ठ नहीं हो सकती। आप सदैव बेहतर हो कि पहली प्राथमिकता वर्गाकार के आकार के प्लॉटों का चयन करें, दूसरी आयताकार को आप चयन कर सकते हैं, और इसके आयताकार में भी यदि हमको कोई भी एक भाग, कोई भी एक दिशा हमें विस्तारित दिखाई देती है, तो हम या तो उस प्लॉट को स्वच्छ करते हुए, मतलब हम उसको एक ज्यामितीय आकार में प्रॉपर वर्गाकार या आयताकार शुद्ध रूप से लेते हुए तब हम उस पर आगे निर्माण की बात सोचें, या हम उतना शेष भूखंड को अपने तरफ से उसे अलग करने की धारणा रखें। जिस प्रकार से आपके वस्त्रों को बनाने के लिए आपका दर्जी आपके नाप के अनुसार कटिंग करता है, काट छाँट करके वो आपके शरीर के आकार के हिसाब से वो आपके वस्त्रों का निर्माण करता है, वैसे ही वास्तु को भी पूरी ज़िंदगी के लिए, पूरे जीवन पर्यंत आपके परिवार और सुख शांति समृद्धि के लिए उसे काट छाँट करके ही उसे सही स्वरूप में लाना आपका भी दायित्व होता है। अब इसमें हम ये ध्यान रखें कि केवल एकमात्र विस्तार वो है उत्तर और पूर्व का। यदि ये उत्तर और पूर्व की कोई भी दिशा में आपको विस्तार अधिक मिल रहा है प्रथम दृष्टया देखने में, तो वो प्लॉट, वो भूखंड आपके लिए श्रेष्ठ साबित होगा, उसके अच्छे परिणाम आपको जीवन में आगे मिलेंगे। लेकिन इन्हें भी बहुत सावधानी पूर्वक, क्योंकि दिशाओं के जब चयन में तो कई बार उप दिशाओं का भी रोल प्ले हो जाता है कि वो दिशा उत्तर पूर्व की है या उत्तर पश्चिम की है। यदि उत्तर पूर्व की है तो श्रेष्ठ, और उत्तर पश्चिम की है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए कृपया करके हम हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम ये 2-3 बिंदुओं के आधार पर ज़रूर चयन करें, ध्यान रखते हुए एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि हाँ, ये प्राथमिक स्तर की हमने वस्तुएं देख ली, समझ ली, और उसके बाद किसी भी अच्छे योग्य व्यक्ति से, विद्वान से हम उसके विषय में गंभीरतापूर्वक इस वास्तु चयन में प्लॉट्स के साथ साथ हम इस बात का भी ध्यान रखें कि उस भूगर्भ की अपनी एक बेसिक नेचर होती है, जिसे हम डाउजिंग या अन्य विधाओं के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। उस पर सही जगह पर सही निर्माण व्यक्ति के लिए हमेशा अच्छा साबित होता है। तो ये वास्तु चयन के लिए आपकी सारी मोटी मोटी जानकारियाँ थी कुछ बिंदु पर। अगले एपिसोड्स में मैं आपके लिए फ्लैट का चयन का भी कुछ पैमाना ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि आज तीव्रता के साथ हम लोग फ्लैट्स की तरफ मूव हो रहे हैं, लोग सुविधाओं में, सुरक्षा की दृष्टि से, सभी मामलों में। लेकिन भूखंड का चयन और भूखंड पर निर्माण सदैव से श्रेष्ठ रहा है। मैं उसको वरीयता देने के लिए भी कहता हूँ। यदि फिर भी आप फ्लैट्स के लिए जाते हैं तो उनके लिए भी हम नेक्स्ट एपिसोड्स में फ्लैट के विषय में बात करेंगे, उनके पैरामीटर्स पर चर्चा करेंगे। अभी आप इन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए किसी भी क्षेत्र में, किसी भी नगर में, किसी भी देश के किसी भी भाग में आप जब कभी भी कहीं कोई वास्तु का चयन करते हैं, कोई भूखंड का चयन करते हैं,
तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। ये आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ाने में विशेष सहायक सिद्ध होगा। धन्यवाद। सादर नमस्कार।